ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। भूगोल की महत्वपूर्ण शब्दावली, ग्लोसरी ऑफ ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड सारे टर्म समझाने का प्रयास किया है मैंने आपको। इसको बताने के साथ साथ ये जरूर बताऊंगा कि आपको जो एडवांस नोट्स या डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। ये gaurinstitute.in हमारी वेबसाइट का नाम है। आप उससे भी जाकर ये नोट्स ले सकते हैं। देखिए, ये टर्मिनोलॉजी है वेदरिंग या अपक्षय। तो ये क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह माने सरफेस ऑफ अर्थ पर जो भी चट्टानें रॉक्स हैं जो टूट फूट जाती हैं ड्यू टू एनी रीजन, जैसे प्रेशर हो सकता है, जैसे ज़्यादा पानी या हवा, इस सब से टूट जाती है, तो इसको बोलते हैं वेदरिंग या अपक्षय। अपक्षय हो जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इरोजन से। इरोजन हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। इरोजन और इसमें डिफरेंस क्या होता है? इरोजन जो होता है उसमें जो भी टूटती हैं चट्टानें वगैरह जो भी हैं, तो वो क्या हो जाती हैं? डिस्प्लेस हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, या जैसे हवा से या आंधी से इधर से उधर मूव कर जाती है। और ये अपक्षय जो वेदरिंग होता है वो वहीं पर होता है, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया भी हुआ है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे ये चित्र में मैंने दिखाया हुआ है, ये वेदरिंग हुआ है, टूटी है, तो यहीं पर जाकर सारे पार्टिकल्स उसके इकट्ठे हो गए हैं। अनूप या लेगुन। अनूप या लेगुन क्या होता है भाई? किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर, जिसको अपन ओशन बोलते हैं, के किनारे पर बनने वाला एक उथला या शैलो, माने ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। उथला का मतलब यहाँ पर शैलो का मतलब ये होता है किसी पतली स्थलीय पेटी या टेरेस्ट्रियल बेल्ट। टेरेस्ट्रियल बेल्ट क्या होती है भाई? ये देखिए, यहाँ पर मैंने चित्र में बताया हुआ है, फिगर में देखिए, ये ना, ये तो क्या है? ये ओशन है। यहाँ पर ये चारों तरफ से ये देखिए लैंड एरिया है, यहाँ से कवर हो गया, ये वाटर अंदर फिक्स हो गया है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इकट्ठा रहने से क्या होता है? इवेपोरेशन कंटिन्यू रहता है, मतलब बाष्पन होता रहता है। तो यहाँ पर जो भी इसमें मिनरल्स और जो भी रहते हैं वो सारे कॉन्सेंट्रेट होते रहते हैं, मतलब इकट्ठे होते रहते हैं। इकट्ठे होने से क्या होता है? ये जो भी झील या लेक बन जाती है, ये बहुत ज़्यादा इसको सेलाइन झील टाइप की बन जाती है। तो इसकी उदाहरण भी दिए हुए हैं। उड़ीसा की चिल्का झील है, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील, नेल्लोर की पुलिकुट झील है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा, ये की कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, जो ये इसके एग्जाम्पल है। लवणीय झील चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ होना चाहिए। ये देखो, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ, ये देखिए फिगर में ये घिरा हुआ है, ये एरिया है पूरा। यहाँ पर वेपराइजेशन होता जाता है, वही तो हाइपर सेलाइन लेक बन जाती है। क्यों? क्योंकि वही अभी अभी मैंने बताया था आपको, इसमें जो मिनरल्स होते हैं यहीं पर कंसंट्रेट होते जाते हैं वन बाई वन, और एक समय ऐसा आता है कि इसका जो कंसंट्रेशन या सांद्रता है बहुत बढ़ जाती है। इसका एक उदाहरण भी है, डेड सी बोलते हैं इसको, मृत सागर या डेड सी, वहां पर भी इसी तरह की स्थितियां हैं। तो वहां पर इसको हाइपर सेलाइन लेक भी बोलते हैं, अति खारी झील। हिमालय का जो माउंटेनियस एरिया है उसमें मिलने वाली नैरो या संकीर्ण अनुदैर्ध्य या घाटियां या अनरिस्पॉन्सिव वैली, ये वाली इस तरह से तो शार्प कट होता है ना, तो उसको बोलते हैं अनरिस्पॉन्सिव वैली। इसको दून कहा जाता है, दून। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे यहाँ, जैसे देहरादून मेन एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में जो पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं हम आपसे, तो ये भी है उसका एग्जाम्पल है। तो दो आव मीन्स क्या होता है? देखो, इन बिटवीन एरिया इन बिटवीन टू रिवर्स, है ना, टू रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है, लैंड एरिया विशेषकर बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दोआब बोला गया है। इसमें गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो एरिया है उसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है हमेशा। देखिए, यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर है और ये गंगा रिवर है। तो इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको, जो लैंड एरिया है, जमीनी भाग है, उसको क्या बोलेंगे आप? दोआब बोलेंगे।
ये देखिए एपी सेंटर या अधिकेंद्र। अब देखिए ये बता रहा है भूकंप या अर्थक्वेक को बता रहा है। इसमें क्या होता है, देखिए ये फोकस है, फोकस मीन जहाँ से स्टार्ट हुआ है भूकंप, है ना, तो वहां से स्टार्ट हुआ है और वहां से नियरेस्ट लैंड एरिया या लैंड पॉइंट, जिसको ये एपी सेंटर बताया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसी भी भूकंप का कहाँ पर होता है, ये एपी सेंटर पर होता है। सबसे ज्यादा बर्बादी या सबसे ज्यादा नुकसान जो एरिया में होता है वो इसी एरिया में होता है, इसको एपी सेंटर बोलते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जो साइड में जो भी वेव्स होती हैं, सीस्मिक वेव बोलते हैं इसको, सीस्मिक वेव्स, ये दूर जैसे जैसे जाती जाती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है या उसकी जो पावर है वो कम होती जाती है। इसी बात को यहाँ पर बोला गया, कम दूरी पर स्थित होता है और स्थल बिंदु पर भूकंपीय तरंगे या सीस्मिक वेव जो होती हैं वो अपनी ऊर्जा कम करती जाती हैं और वहाँ नुकसान कम होता जाता है। इस एरिया में नुकसान कम होगा इन द कंपेरिजन ऑफ दिस वन एरिया। ठीक है। एल नीनो, तो एल नीनो क्या है, एक करंट है माने जलधारा है। ये इक्वेडोर और पेरू का जो सी पोर्ट एरियाज हैं, तट बोलते हैं इसको अपन, उसके आसपास में ये कभी कभी अपने आप ही डेवलप हो जाता है कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, और ये वाटर गर्म होता है यहाँ का। और जब ये वाटर गर्म होता है तो ये क्या करता है, देखो इक्वेडोर जो एरिया है, इक्वेडोर और ये पेरू जो है ना, कौन से वाले हेमिस्फीयर में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, मतलब दक्षिणीय भाग जो पृथ्वी का दक्षिण भाग उसमें आता है। तो वहां से जब कोई भी धारा चलती है, जैसे इस अपन फिगर में देखें तो चलेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ माने इक्वेटर की तरफ, माने भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी। अब ये वाटर कैसा है, गर्म है, गर्म है तो इधर जाएगा, तो यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर होगा, वाटर का टेम्परेचर होगा उसको अफेक्टेड करेगा। तो इसलिए ये एल नीनो धारा है। और साधारणतः ये कब होती है, क्रिसमस के समय उत्पन्न होती है, क्रिसमस के एक समय होती है एल नीनो। न्यूली बॉर्न चाइल्ड भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, न्यूली बॉर्न चाइल्ड होती है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन हमारे देश के लिए स्पेशली भारत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। जब कभी एल नीनो करंट उत्पन्न हो जाती है तो हमारे देश स्पेशली एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ का जो वेदर है वो कंडीशंस गड़बड़ हो जाती है और मानसून इफेक्ट करता है, मानसून प्रॉपर नहीं आता, सही से नहीं आता, जिससे कि बहुत नुकसान होता है। ओजोन, ओजोन लेयर, एक ओजोन लेयर O3 माने ऑक्सीजन के 3 अणु या एटम मिलकर इसको बनाते हैं। अब वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपरी सतह जो होती है 10 से 15 किलोमीटर ऊपर लगभग होती है, वहां पर ये रहती है, आपकी ओजोन लेयर बोलते हैं इसको। और इसको स्ट्रेटोस्फियर वाला एरिया बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, वहां पर ये होती है। और सूर्य से यानी सूर्य सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छेद भी हो रहा है, इसमें जो ओजोन लेयर में हमारे यहाँ छेद भी हो रहा है। तो अंटार्कटिका जो हमारा महाद्वीप है ना, तो उसमें कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है, वहाँ पर ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन में ना थोड़ा सा उसकी लेयर है ना पतली होती जा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। ये जो भी ऐसे यंत्र होते हैं, पृथ्वी तक मीन्स यहाँ पर AC है ना, एयर कंडीशन बोलते हैं इसको। इसमें और जो भी ऐसे यंत्र हैं जिसमें ठंडक पैदा करने वाले यंत्र, वहाँ पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग किया जाता है। और ये गैस क्या होती है, किसी भी कारण से अपने यंत्रों में से निकल जाती है और पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ चली जाती है। ऊपरी भाग में चली जाती है तो ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है। ओजोन लेयर इफेक्ट होती है तो वहां से फिर अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जैसे ये फिगर में बनाया गया है, देखो ये सन है, यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं तो ये अर्थ तक आ जाती हैं, अर्थ माने पृथ्वी तक आ जाएगी तो हमारे शरीर को प्रभावित करती है, स्पेशली हमारे स्किन डिजीज हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस है
ये क्या किसी ग्रह उपग्रह में मौजूद गैसें आपस में तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। माने जो भी गैसेस हैं, स्पेशली गैसेस हैं, वो किसी भी जो भी प्लेनेट है, जो भी हमारे यहाँ है ना सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट या उपग्रह हैं, उनके तापमान को बढ़ा देती हैं, जिससे कि जीवन संभव होता है। जहाँ पर भी ये गैसेस नहीं है वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, जहाँ पर जीवित रहना पॉसिबल नहीं है। उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अधिक जानकारी एवं फ्री नोट्स के लिए www.gaurinstitute.in पर हमारे देख सकते हैं, वीडियोस भी डले हुए हैं उसमें। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे का वीडियो देखते रहें। जैव क्षेत्र, बायोम बोलते हैं इसको। ऐसा क्षेत्र या स्पेशल एरिया है जहां पर एक जैसी परिस्थिति पाई जाती है, एक जैसी कंडीशंस होती है। एटमॉस्फेयर कंडीशन हुआ, ज्योग्राफिकल कंडीशन हुआ, तो उसको बोलते हैं बायोम। ठीक है, जैव क्षेत्र बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पर देखो श्रव लैंड है, यहाँ मतलब झाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। ज़्यादातर टुंड्रा एरियाज हैं। टुंड्रा एरियाज में क्या है, ठंडे स्थान है, ठंडे स्थान। यही रेन फॉरेस्ट एरिया है। रेन फॉरेस्ट माने जहाँ वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, वो वाली जगह है। ग्रास लैंड, घास के मैदान है। डेजर्ट है जहाँ पर, जैसे हमारे राजस्थान के इलाके हैं। इस तरीके से ये बताया। कॉर्निफेरस एरिया, जैसे जहाँ हमारे कश्मीर वगैरह में कॉर्निफेरस या कोणधारी वन पाए जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ टेम्परेट या डेसिडियस या सदाबहार वन होते हैं, जो उनकी बात कर रहे हैं। ला नीना, ये एल नीनो जो करंट की बात करी थी उसका बिल्कुल ही विपरीत है, अपोजिट है। ये ठंडी होती है और स्पेशली जो आपके पैसिफिक ओशन एरियाज हैं वहाँ पर ये जो वहाँ का जो एरिया है वो उसको वहाँ पर ठंडक को संकेंद्रित या इकट्ठा कर देती है, जिससे वहाँ के मौसम इफेक्टेड हो जाता है। जैसा मैंने अभी बताया था, एल नीनो में बताया था मैंने कि मानसून को इफेक्ट डालती है, ये भी मानसून को इफेक्ट डाल देती है। ठीक है, अब बात करें वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर लगता ही है, आपको मालूम होगा 1013.25 मिलीबार तक हमारे ऊपर हमेशा ये दाब लगता रहता है। तो इसी कारण से हमारे बॉडी में जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, उसको ये कंट्रोल करता है। बाहर से भी दबाव लगता है बॉडी पर और अंदर से भी दबाव लगता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब दाब को जो एक उपकरण के द्वारा नापा जाता है, ये उपकरण का नाम होता है बैरोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम्स में, आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। देखिए इससे इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए ये सूर्य, यहाँ पर क्या हुआ, बार में एयर हुई, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा हुआ, गर्म हो गया। गर्म होने से क्या हुआ, ये जो एयर है ना, एयर इधर ट्रांसफर होगी और यहाँ पर जो प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर इस एरिया में कम होता जाएगा धीमे धीमे। जब कम होता जाएगा, कम होने से फिर ये ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, कोल्ड एयर हो जाएगी और यहाँ पर वेपर बन जाएंगे और ये क्लाउड्स बनकर क्या करेंगे, बरसात करेंगे। इस तरीके से पूरा सिस्टम होता है। भूपर्पटी या क्रस्ट माने अर्थ का ऊपर वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये जो है ना क्रस्ट कहलाता है। ये 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होता है। इसका जो डेंसिटी या घनत्व 2.8 से 3.0 तक होता है। इसी प्रकार से मेंटल क्या होता है, जो अभी मैंने क्रस्ट बताया था उससे नीचे वाला पार्ट होता है। नीचे से 2900 किलोमीटर की मोटाई वाला पृथ्वी का आंतरिक भाग मेंटल कहा जाता है। नीफे, पृथ्वी की सबसे निचली आंतरिक परत का श्वेत एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको खनिजीय रचना, मिनरल कंपोजिशन के आधार पर निफे यानी निकिल और फेरियम माने Ni और Fe, फेरियम का मतलब, नामांकन किया है।
इस परत में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी के क्रोड माने बिल्कुल सेंटर पार्ट में चुंबकीय शक्ति या मैग्नेटिक पावर है। सियाल। तो सियाल, एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के क्रस्ट ऊपरी परत का नामकरण सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता के कारण सियाल किया है। सिलिकॉन ऐसा ही होता है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो, और एल्युमिनियम का Al होता है। तो सियाल उसका नाम रखा है उन्होंने एडवर्ड स्वेस ने, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीमा। एडवर्ड स्वेस ने सियाल के नीचे स्थित पृथ्वी की दूसरी परत का नामकरण सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता मतलब ज्यादा थी, इसके कारण इसका नाम सीमा रखा, सिलिका और मैग्नीशियम, है ना, इसके आधार पर। प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, माने जो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो विभिन्न आइलैंड्स हैं और अन्य जो द्वीप वगैरह हैं, उनमें वहां पर क्या है, स्पेशली ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो वो चारों तरफ ऐसा एक सर्किल सा बना लेते हैं, जो उसमें से धुआं और वाष्प निकलती रहती है। तो इसको साधारणतः वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस प्रकार से हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।